Yes, now it is being recorded. Over to you, Dr. Sunita Verma, please. Thank you, sir. Good morning, everyone. A very warm welcome to all the participants in this lecture series, jointly organized by Department of Botany, Christ Church College, Kanpur, Department of Botany, SS College, Shahjahanpur, Society for Research in Biological Sciences, and Pragya Prishad. I welcome our special welcome to our speaker, Dr. Preeti Singh. I welcome all the participants once again. Our special welcome to our speaker, Dr. Preeti Singh, who is an assistant professor in the Department of Botany, SS Saint PG College, Kanpur. She has more than she has number of publications in reputed journals. She has more than 20 years of teaching experience. She has been a proud organizer of many conferences in her college. I welcome you, ma'am. Over to Dr. Preeti Singh. She will deliver her lecture on types of viruses. Hello, everyone. आज अपने प्रेजेंटेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आदर्श पांडे सर के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपनी जो है प्रेजेंटेशन दूँ, अपने विचार रखूँ, जो भी मेरे विचार हैं इस बारे में। Yes, I welcome you all in my lecture. और आज मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आदर्श पांडे सर की, सुनीता वर्मा मैम की, राकेश सर की, कि उन लोगों ने और उनकी सोसाइटी ने, SRBS ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, अपने विचार रख सकूं अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो मैंने अपना टॉपिक चूज किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, क्योंकि आजकल कोविड-19 का समय है और कोविड-19 के समय में यदि हम वायरसेस को नहीं जानेंगे तो हमारी जो उससे फाइट है वो ऑलमोस्ट एक ऐसी फाइट होगी जिसमें कि हम अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को जानते नहीं हैं और अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज वायरसेस के बारे में शेयर करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी स्टीफन एंड एस मोर्स का एक स्टेटमेंट आया है, उनकी एक बुक उन्होंने पब्लिश की है इमर्जिंग वायरसेस 1996 में। इन्होंने इसमें बताया था कि 3,20,000 वायरसेस हैं जो मैमल्स को अटैक करते हैं। It was just a puzzle for humans until 1793, but after the outbreak of the yellow fever pandemic in 1793 at फिलाडेल्फिया, ये फिलाडेल्फिया उस समय यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल हुआ करता था और इसमें जो येलो फीवर पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ था वो एक बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि जो है उसमें करीब 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। तो 1793 से ये रिसर्चेज स्टार्ट हुई, जबकि इससे पहले हम देखते हैं कि एपिडेमिक्स तो हेलो प्रीति, आपकी स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं। ओके, मैं कोशिश करती हूँ फिर से शेयर करने की। ओके, हाँ, यस।
आप दिख रही है? Is it visible? It is visible. Yes, visible. Okay. तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस पे है, और मेरी ये फर्स्ट जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें मैंने एंशिएंट टाइम से ही, क्योंकि हम वायरसेस के क्लचेस में हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1200 BC से, यानी कि ईसा से 1200 साल पहले से भी रिपोर्टेड हैं बहुत सारे एपिडेमिक्स, जैसे इन्फ्लुएंजा ऑफ सेंट्रल एशिया, प्लेग ऑफ एथेंस, एंटोनियन प्लेग, साइप्रियन प्लेग, स्मॉल पॉक्स, हंता वायरस, टाइफस फीवर, ये सारे जो जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एंशिएंट टाइम्स के एपिडेमिक्स हैं। जबकि मैंने एक दूसरी ये टेबल प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए कि जिसमें मैंने टॉप 10 एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स रखे हैं। तो एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि एपिडेमिक्स एक लोकलाइज्ड महामारी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री यहाँ तक लोकलाइज्ड हो, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा फैल जाती है तो हम उसको कहते हैं पैंडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स का ऑलमोस्ट मतलब सेम है, बस उनका जो इन्फेक्शन का एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए मेरी टेबल स्टार्ट है जो सबसे बड़े अभी तक एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स हुए हैं। तो उसमें पहला नंबर आता है येलो फीवर पैंडेमिक का, जो फिलाडेल्फिया यूएस में हुआ था और इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इसके बाद आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक सेंट पीटर्सबर्ग का, जिसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पोलियो एपिडेमिक, एशियन फ्लू, एड्स, निपा वायरस, सार्स वायरस, H1N1 स्वाइन फ्लू, इबोला वायरस, जीका वायरस, और प्रेजेंट टाइम में जो कोविड-19 से हम लोग इस समय अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो ये सारे इतने सारे एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स आप देख रहे हैं एंशिएंट टाइम से अभी तक आते जा रहे हैं और हम सब उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि जो भी वायरसेस एग्जिस्टेंस में होते हैं वो कभी भी जाते नहीं हैं, आने के बाद सारे वायरसेस यहीं पर हैं। तो लेकिन जो है जब सबसे पहले जो उसके बारे में रिसर्चेस होनी शुरू हुई, वायरसेस को ढूंढा गया, देखा गया, तो कार्लस फिनले ने 1881 इसमें इन्होंने क्यूबन फिजिशियन थे ये एक, और इन्होंने एक वायरस को आइडेंटिफाई किया जिसको कि लेटर ऑन वॉल्टर रीड ने 1901 में आइसोलेट किया। लेकिन इससे पहले कि वॉल्टर रीड इसको आइसोलेट कर पाते, एक इवानोविस्की जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे और एक डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट बिजरिंग, दोनों काम कर रहे थे और उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को 1892 में आइसोलेट कर लिया। तो इसलिए जो फर्स्ट जो आइसोलेशन हम जब भी पढ़ते हैं तो टीएमवी का पढ़ते हैं कि टीएमवी को सबसे पहले आइसोलेट किया गया। लेकिन जो है जो सबसे पहले देखा था वो कार्लस फिनले ने एक वायरस को आइडेंटिफाई किया था कि ये कोई वायरस है, लेकिन उसका जो आइसोलेशन था वो लेट हो पाया। बीजरिंग स्टेटेड दैट this is a microorganism smaller than the bacteria which can pass through Chamberlain filter candle। उस समय तक सबसे जो finest filter candle थी all over the world, it was Chamberlain filter candle, और ये जो थे वायरसेस ये इसके थ्रू भी पास हो जाते थे। आफ्टर दिस जो दूसरा एक और बड़ा पैंडेमिक आया था वो 1989 में आया था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में है, और 1990 तक इसने करीब 1 मिलियन लोगों की जान ले ली। और टिल डेट the people of St. Petersburg are following safety protocols and still there are no direct flights available for this area। अभी तक भी वहां के लोग जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं और आज तक भी वहां पर कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है। A huge accomplishment was achieved when Salk vaccine was developed in 1954। अच्छा, 1954 में सार्क वैक्सीन बन गया था जो कि पोलियो वायरस के अगेंस्ट था, जिसको जॉन एडवर्ड सार्क ने बनाया था और
1954 में ये आया, लेकिन जब वायरस आया था वो 1916 में आया था। यानी कि वायरस के आने के टोटल 38 सालों के बाद 38 इयर्स का जो स्पैन लगा उसका वैक्सीन आने के लिए, तो इतना लंबे समय जो है वैक्सीन को बनने में लग जाता है कभी कभी, और यू नेवर नो कि कितना समय लगेगा हमारे कोविड-19 के जो है वैक्सीन डेवलप होने में। तो द लास्ट पोलियो केस वाज रिपोर्टेड इन 1979 इन यूएसए, लेकिन हमारे कंट्री में तो अभी तक लास्ट ईयर तक मैं देख रही थी कि पोलियो वैक्सीन वाले डोर टू डोर आते थे और सब लोग को, बच्चों को वायरस का जो वैक्सीन है वो पोलियो ड्रॉप्स के फॉर्म में पिलाया जाता है। तो अभी तक भी इसका इरेडिकेशन टोटली नहीं हुआ, जबकि ये 1916 में आया हुआ वायरस है और इसका वैक्सीन भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब एक्चुअली वायरस है क्या? वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस का जो सबसे पहली बात है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है, और कड़ी किस तरीके से है कि जब भी ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहती है तो वो लिविंग की तरह काम करती है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये डेड हो जाती है और डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी, और जैसे ही इसको वापस से कोई लिविंग बॉडी मिलती है तो ये फिर से जो है एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करते हैं और जितनी भी वाइटल जो एक्टिविटीज हैं उनको शो करते हैं। तो वायरसेस आर नॉन लिविंग इनएनिमेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। Viruses act as living inside the living body and remains inactive as particulate matter outside the host body. Every virus has its own shelf life and a duration in which it can survive without a host. इसको उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि जितने देर वो विदाउट होस्ट के सर्वाइव कर सकता है नेचर के अंदर। There is an incubation period for every virus. अब incubation period क्या है कि जब वायरस किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसके एक पर्टिकुलर टाइम तक वो साइलेंट फॉर्म में पड़ा रहता है उस बॉडी में, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो जो बाहर से सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, अंदर जो उसकी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी होती हैं वो 14 डेज के ड्यूरेशन के बाद ही सामने आती है। तो इस पीरियड को उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो रशियन बॉटनिस्ट इवानोव्स्की एंड डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट बीजरिंग आइसोलेटेड टीएमवी इन 1882, ये मैं अभी आपको बता भी चुकी थी। और बीजरिंग स्टेटेड वायरस एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम एंड नेम्ड इट वायरस। बीजरिंग ने इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। अब बीजरिंग ने इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने टीएमवी से इसको आइसोलेट किया था, और जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लीव्स को क्रश किया, जो इन्फेक्टेड लीव्स थी, और उसका जो लिक्विड निकला उसके थ्रू इन्होंने जब स्प्रिंकल किया तो वो वापस से इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है वो कंटेजियस है, इसीलिए इसको कहा उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम और इसको वायरस का नाम दिया। वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स, और ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे W.M. स्टैनले इन 1935, out of which 60 to 90% is protein and rest amount is nucleic acid. Stanley firstly crystallized tobacco mosaic virus (TMV) and awarded with Nobel Prize in 1946. उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड करके टोबैको मोज़ेक वायरस को असेंबल किया, रखा अपने पास, और ये भी बताया कि कोई भी वायरस को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनको कि हम 50 इयर्स तक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रखा जा सकता है उनको, और वापस से उनसे इन्फेक्शन कराया जाए, यानी कि उनका एप्रोप्रिएट होस्ट अगर उनको मिल जाए तो वो 50 साल के बाद भी इन्फेक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। और स्टैनले को उनके इस काम के लिए 1946 में नोबेल प्राइज मिला। Structure and classification of viruses. There are two main parts in structure of viral body: a nucleic acid, either it may be DNA or RNA, and
a protein coat which is called capsid. In some viruses, the capsid is composed of small subunits called capsomeres. कभी कभी वायरल बॉडी छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी रहती है, जिसको कि हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, और जो टोटल बॉडी होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। डेविड बाल्टीमोर ने 1971 में एक क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने अपने जो वायरस का क्लासिफिकेशन किया उसमें दो चीजों को बेस लिया, एक तो उसका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा उसका रेप्लिकेशन। ये न्यूक्लिक एसिड उन्होंने बताया कि 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा नॉर्मल आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी 4 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और उनके रेप्लिकेशन को कंसीडर करते हुए बाल्टीमोर ने 7 बाल्टीमोर क्लासेस बताए। इनका जो पहला बाल्टीमोर क्लास था उसमें उन्होंने नाम दिया डीएसडीएनए। ये जो कैटेगरी थी वायरसेस की, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता था, और ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक नॉर्मल कैरेक्टर है। तो आप ये दो मैंने वायरसेस की पिक्चर्स यहाँ पर रखी हैं, एक है एडिनो वायरस और दूसरा है हर्पीज वायरस। ये दोनों ही वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस प्लस स्ट्रैंड सेंस मींस इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड कर लेता है, इसीलिए इसको कहा गया प्लस स्ट्रैंड या प्लस सेंस डीएनए। ठीक है, और इसमें जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है पैरवोवायरस, जिनके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे AAV2, ह्यूमन बोका वायरस एंड B19। ये जो नीचे पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ पैरवोवायरस। नेक्स्ट देखिए, ये है DsRNA वायरस। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और इसके एग्जांपल्स हैं रियो वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नॉट द नॉर्मल आरएनए। जब भी हम आरएनए को पढ़ते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और यहाँ पर लेकिन इन द केस ऑफ वायरसेस वी कैन आल्सो ऑब्जर्व डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर। सो इन द रियो वायरसेस देयर इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आप ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ रियो वायरस। नंबर 4 प्लस SsRNA वायरसेस या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस जो कि प्लस स्ट्रैंड या प्लस सेंस आरएनए वाले होते हैं, यानी कि ये आरएनए का जो कोडॉन होता है मैसेंजर आरएनए का, उसको रीड आउट कर सकते हैं। ये ऐसे वायरसेस हैं जिनका जो मैसेंजर आरएनए को कोडॉन करने की कैपेबिलिटी होती है इनमें, और इसी का एग्जांपल है कोरोना वायरस और पिकोरोना वायरस। जो कोविड-19 है ये भी एक कोरोना वायरस है, और इसीलिए क्योंकि ये प्लस सेंस है इसीलिए बार बार म्यूटेट भी कर रहा है। हम लोग लगातार न्यूज में ऐसा सुन रहे हैं कि ये लगातार म्यूटेशन की वजह से इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, और इसी वजह से डिजीज के सिम्टम भी लगातार चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, माइनस आरएनए SsRNA वायरसेस। माइनस SsRNA मीन्स माइनस, यानी कि वो सेंस नहीं होता उनमें मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को स्टडी करने के लिए। तो ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस, और इनके अंदर सेंस नहीं होता है मैसेंजर आरएनए को कोडॉन को स्टडी करने के लिए। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ऑर्थोमिक्सोवायरसेस एंड रैप्डोवायरसेस, और ये मैंने एक नीचे पिक लगाई हुई है ऑर्थोमिक्सोवायरस की। Number 6 is single stranded
RNA RT virus or plus strand or plus sense RNA. These are very specific viruses. इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरीके के जो है वायरसेस, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जिसमें कि आरएनए भी दिखाई देता है, समटाइम्स डीएनए भी दिखाई देता है। तो इस तरीके की जो स्टेजेस हैं, जो कि इंटरमीडिएटरी स्टेजेस दिखाई देती हैं, ऐसे वायरसेस का जो एग्जांपल है वो है रेट्रोवायरस। और ये देखिए रेट्रोवायरस की मैंने एक पिक लगाई हुई है नीचे। Number 7, dsDNA RT viruses. These are very specific double-stranded DNA virus with RNA intermediate in their life cycles. मतलब ये mostly DNA इनमें present दिखाई देता है, लेकिन sometimes intermediary RNA stages भी इसकी life cycle में दिखाई देती हैं। इस तरीके के viruses का example है HepaDNA viruses like hepatitis B virus। और ये जो पिक है ये हेपेटाइटिस बी वायरस की है। नेक्स्ट देखिए एक और इंटरेस्टिंग, ये जो अभी तक मैं 7 डिस्कस कर रही थी, ये 7 बाल्टीमोर क्लासेस हैं जो कि बाल्टीमोर ने अपने क्लासिफिकेशन में दी है। और ये जो 2 पिक इसमें दिखाई दे रही है इस स्लाइड में आपको, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग वायरसेस हैं, क्योंकि एक है दुनिया में अभी तक का सबसे छोटा रिपोर्टेड वायरस 5X174 और दूसरा है नेचर में अभी तक का सबसे बड़े साइज का वायरस मिमी वायरस। जो 5X174 है ये सबसे छोटे डायमीटर का होता है। ये एक तरीके का बैक्टीरियोफेज है जिसका जो डायमीटर है वो लगभग 20 नैनोमीटर का होता है, और जबकि मिमी वायरस सबसे बड़ा वायरस है, उसका डायमीटर 500 नैनोमीटर का होता है। और ये मोस्टली हेक्सागोनल टाइप का, इसका पॉलीगोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है मिमी वायरस का। नाउ कंट्रोल ऑफ वायरस। As far as the control and medication is concerned, there is no proper medicine for any virus. Only the thing which can be protect from viral infection is the vaccine. The vaccine develops an immunity in our body to fight against particular virus, but each virus requires a particular vaccine. Louis Pasteur was a French biologist, bacteriologist and a chemist, and he is known as father of immunology. और उन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया था वो एनिमल्स के लिए था, उनके एंथ्रेक्स डिजीज के लिए, लेकिन 1885 में उन्होंने पहला ह्यूमन वैक्सीन बनाया, और जो कि रेबीज के लिए था। आप सभी को जानकारी होगी कि रेबीज बंदर के काटने से और कुत्ते के काटने से होता है, और इसका जो वैक्सीन बनाने वाले थे वो ये थे लुइस पाश्चर, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। नाउ प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा प्रिकॉशंस क्योर से बेटर होते हैं, इसीलिए हमें पहले प्रिकॉशंस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर मेडिकेशन फॉर वायरसेस एंड ओनली द मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड आर रिलीविंग पेन्स एंड द प्रॉब्लम्स occurring about the infection of virus. Every virus has an incubation period in which it remains hidden. After incubation, symptoms occur. Most of the viruses have an incubation period of 14 days. So, as in smallpox, chickenpox, viral fever, corona, etc. तो ये जो incubation period होता है, इसके अंदर ये वायरस एकदम मतलब बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है, अगर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहा होता है। और समटाइम्स जो जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, जैसे कि यंगस्टर्स होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन कोई भी हो रहा होता है, तो भी वो उनके ऊपर सिम्टम्स अकर नहीं करते, सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते हैं। और ऐसे केस में ऐसे यंगस्टर्स केवल उनके लिए साइलेंट कैरियर का काम करते हैं और इन्फेक्शंस को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटेशन कैन ओनली सेव एज फ्रॉम
इन्फेक्शन। केवल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन ही हमको इन्फेक्शन से बचा सकता है। Keep on washing hands consistently and sanitize hands with alcohol-based sanitizers. ये एक गाइडलाइंस में भी कहा गया है और इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो अल्कोहल्स है वो जो वायरस है उसके प्रोटीन कोड को डिसॉल्व कर देते हैं। जब प्रोटीन कोड डिसॉल्व हो जाता है तो उसके अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, वो प्रोटीन कोड के अंदर ही सुरक्षित रहता है, तभी वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। तो जब हम किसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को यूज करें तो थोड़ी देर तक उसे गीला ही बना रहने दें, जिससे कि वायरल बॉडी का जो प्रोटीन कोड है वो वहां पर डिसॉल्व हो जाए और फर्दर इन्फेक्शन ना हो सके। तो हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो कि मेरी स्लाइड में तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत ही रिसेंटली अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी इन्फेक्शंस हैं वो एयरबॉर्न भी हैं इसके, क्योंकि जो है जो स्नीजिंग और छींकने बोलने के समय पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आते हैं उनमें हजारों की संख्या में ये होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो थोड़े समय के बाद ही डेड हो जाएंगे, बल्कि ये आ रहा था न्यूज में कि न्यूज में क्या, और साइंटिस्ट भी डॉक्टर्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि जितनी देर वो एयर में मूव करते हैं उनका पार्टिकल्स और छोटे होते जाते हैं और ये इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। तो इसलिए हम लोग को अपनी आईज से भी इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करना होगा, और जो आईज के भी शील्ड्स हम लोग को यूज करने चाहिए मास्क के अलावा। तो आई थिंक आप सब लोग को ये प्रेजेंटेशन ठीक ठाक लगी होगी, एंड थैंक यू टू ऑल। और यहाँ पर मैं साथ साथ मेंशन कर देना चाहती हूँ कि भाई जो भी वायरल स्टडीज हैं इन सब का जो सोर्स है वो हम सबको नेट पर बुक से, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं उनके पेपर्स से देखने को मिलता है, और थेरेटिकली तो हम बहुत सारी जगह पर उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन शटरस्टॉक एक ऐसा साइट है जहाँ पर ये काफ़ी अच्छे इसके पिक्स मुझे वायरसेस के दिखाई दिए, मैंने उनसे शेयर किया है इसको, और इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे पिक्चर्स शेयर किए हैं कि जिससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। I request participants, if they have any query, they can ask Preeti ma'am. First unmute yourself and then ask question to Preeti ma'am. There is a query from Dr. Hamid. So I would like to request to Dr. Hamid to please ask your query from Dr. Preeti Singh. It was a nice informative lecture and it was delivered indeed excellently, because you know there is no interruption, there is no sound break, there is no picture break, everything was perfect. So I would like to ask now Dr. Hamid, please go to your question shoot. And Dr. Preeti is here to answer your question. I think he is not listening. So I would go with Mr. Sandeep Pramalik. The next question was being asked by Mr. Sandeep Pramalik. If he is online, then he can please ask your question to Dr. Preeti Singh. Ma'am, how does we can keep virus in crystalline form? Give some example of that kind of viruses. एक्चुअली संदीप, मैंने जो लिटरेचर में पढ़ा है वो ये कि सारे ही वायरसेस को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में रख सकते हैं, पर उनकी शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है। कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में ज्यादा समय तक अलाइव रह सकते हैं, और कुछ जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो इनफैक्ट वो इनएक्टिव होते ही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय होता है कि हर वायरस एक पर्टिकुलर समय तक ही उसके बाद सरवाइव कर सकता है। तो जैसे मैंने पढ़ा था कि 50 इयर्स तक भी कुछ वायरसेस हैं जिनको कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखने के बाद अगर वो फिर से इन्फेक्शन करते हैं या होस्ट पाते हैं अपना एप्रोप्रिएट, तो इन्फेक्शन कर सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Anyone else? Yes, Doctor. Yes, sir. Can you hear me? Dr. Hamid? Yes. Yes, yes. Yes. Please.
Ma'am, can you tell me is virus required any particular environmental condition, that is temperature, humidity or specific DNA or RNA for multiplying or replicate itself? एक्चुअली जो वायरस है वो सिर्फ उनको एक लिविंग बॉडी चाहिए होती है, एक लिविंग बॉडी के अंदर ही वो सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज वो अगर नेचर में खुले हैं तो एक पर्टिकुलर समय के बाद वो डेड हो जाते हैं। अभी काफी सारे आप सुन रहे होंगे कि अगर हम बाहर से सामान लाते हैं तो उसको कुछ समय तक रख देना चाहिए। अगर प्लास्टिक का सरफेस है तो पर्टिकुलर कुछ समय तक जिंदा रहता है, मेटल्स के ऊपर कुछ समय तक जिंदा रहता है, क्लोथ्स के ऊपर कुछ समय तक जिंदा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डेड हो जाता है। लेकिन उसके बाद उससे पूरे इन्फेक्शन के चांसेस हैं कि उसके बाद अगर वो फिर से लिविंग बॉडी के अंदर आता है किसी भी मेथड से, तो फिर वो फिर से अलाइव हो जाते हैं। तो वायरस के इन्फेक्शन के लिए सिर्फ उसको एक लिविंग बॉडी का एप्रोप्रिएट होस्ट चाहिए। Okay, thank you, ma'am. Thank you. Hello. I also have a question, Preeti. Are you listening me? Yes. Are you listening me? Okay. Yes. Congratulations, Preeti. It was a very informative lecture, very nice, and I enjoyed it because I am a teacher of chemistry, so I enjoyed it very much. I wanted to ask you that what are bioengineered viruses? आजकल हम लोग सुन रहे हैं ना, बायो इंजीनियर्ड वायरस है कोरोना जो है, इसलिए इसका इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पा रही है, तो इसके बारे में कुछ पता है? दीदी, बायो इंजीनियर्ड से ज्यादा उसमें बात ये है कि उसमें लगातार से म्यूटेशंस हो रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी हम लोग जब मैं डिस्कस कर रही थी क्लासिफिकेशन, तो मैं उसमें बता रही थी कि वो जो भी मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स हैं उनको रीड कर सकता है और उसमें म्यूटेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जो है जैसे ही मैसेंजर आरएनए कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशंस के अगेंस्ट में, आप जानते हैं ना कि जैसे हम लोग भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, उसी तरीके से वायरस भी होता है कि अगर उसको कोई भी कंडीशन में वो भी जिंदा रहने की कोशिश करता है, तो जैसे ही उसका मैसेंजर आरएनए कुछ अलग स्पेसिफिक कोडॉन देता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें म्यूटेशन होते जा रहे हैं। का मतलब हम लोग क्या लैब में इसको कर सकते हैं? बायो इंजीनियरिंग लैब में की जा सकती है, जैसे कोरोना के बारे में हम लोग सुन रहे हैं? मैम, इसका जवाब मैं दूं आपको। बायो इंजीनियरिंग की जा सकती है डेफिनेटली। मैम, इसका जवाब मैं दूं? हाँ, मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दे दीजिए सर, प्लीज। हाँ, मैं आपको सर थोड़ा पास्ट पे ले जाता हूँ, जब रशिया के टुकड़े हुए हैं और अलग अलग कंट्रीज बने हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ जो थे माइक्रोबायोलॉजी जो थे वो मिलिटेंट ग्रुप के हाथ में जाने के बाद वहां पर लगातार बायो इंजीनियर्ड वायरस बनाए जा रहे हैं। मतलब अंडर एसेप्टिक कंडीशन, अंडर कंट्रोल कंडीशन में कुछ वायरस को इन्होंने जनरेट किया है बाय जीन का मेथड, जिसके थ्रू उन्होंने क्या करा है कि उसके आरएनए सीक्वेंस में कुछ चेंजेस ला करके उसको बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं। एंड मोस्टली नाटो कंट्रीज आर फॉलोज दिस फिनोमेना। तो जो रशिया के माइक्रोबायोलॉजिस्ट अनएम्प्लॉयड हुए थे, उनको डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपने यहाँ से एम्प्लॉयमेंट दिया और वो डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रहे हैं। बायो इंजीनियर्ड वायरस वो वायरस होते हैं जिनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस में बना सकते हैं और उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस, किसी भी मैमल्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करके किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करा जा सकता है। इसको हम ह्यूमन के डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you sir. So now it's time to say goodbye to Dr. Preeti Singh, and I would like to ask anybody if you have any query. Dr. A. Shahzad is here. शहजाद साहब, कुछ आपकी जिज्ञासाएं हो तो आप पूछ लीजिए। प्रीति जी आपका वेट कर रही हैं कि मैडम भी, सर भी पूछ ले कुछ। आप एक अच्छे question, why we are using only 70% alcohol as a sterilant? Actually sir, because it is being recommended by ICMR. Simple. No, why not 100%? We are using 70%.
something is there. Dehydrates the body. I would like to request you to please clarify to our listeners why we are using 70%, because I really tell you that I am using it because just it is being recommended by ICMR. Simple. So if you can, you please. Dr. Preeti Singh will enlighten us. Yes sir, actually अल्कोहल हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सर उसकी जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है वो जब उसको किल कर दे रही है तो उससे ज्यादा कंसंट्रेशन यूज करने का क्या मतलब है सर? Okay, okay. ठीक. Okay. I would like to add here. Good morning, everyone. Hello. Hello. Yes, Dr. Kaul. Ma'am, I would like to add here, according to me and what I have studied, that 100% alcohol is poisonous for each and everything. Yes, And this it is the unable for us to manufacture the 100% absolute alcohol. Yes. That's what I was thinking कि मतलब जितनी रिकमेंडेड उससे जो है ड्राइनेस होती है, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, पॉइजनस है वो स्किन के लिए भी, तो हम लोग उसको इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि जब उससे कम कंसंट्रेशन पे भी हमारी जो जरूरत है वो आ रही है। Unable to manufacture ना 100% absolute alcohol तो कहीं दिखता ही नहीं है। नहीं, मिथेनॉल में मेरे ख्याल से स्पिरिट तो शायद इट इज अबाउट 99% हो जाता है इसमें। Yes, 1% एब्सोल्यूट हम लोग जब डिहाइड्रेशन एब्सोल्यूट पूरा डालेंगे तो क्या होगा कि सारे वाटर कंटेंट एवरीथिंग विल बी विथड्रॉन, एंड इफ दैट विल बी विथड्रॉन देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल बी स्टॉप्ड ओनली टू किल दिस वायरस, है ना। तो उसमें क्या, या बैक्टीरिया जो भी होता है, तो उसको एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उसको किल करने के लिए उसे फिजिकल एक्टिविटीज को वाटर की भी जरूरत होती है। That's why you have to have about 30%, 20% water in the alcohol. Okay? Then it will be more active to kill the microbe. Otherwise, it will be preservative only. Yes. समझ गए? Yeah. चलिए डॉक्टर सुनीता जी, now it's time to vote of thanks. Yes, sir. Thank you, sir. The origin of virus is quite old, dated back to 1793, and various epidemics and pandemics have been caused by them. A similar pandemic in St. Petersburg led to loss of many lives, and till date they are following utmost safety protocols. In the same way, we should learn to live with COVID-19 and follow all safety protocols even after the restoration of normalcy, and work towards improving our immunity. All these points were discussed in a very informative way by Dr. Preeti Singh. We are really thankful to you and thankful to all the participants for enhancing our knowledge, especially as Shahjad sir telling about the why not using 100%. Thank you. Thank you so much. I am being the president of SRBS, sir. Also thankful to Dr. Hamid and Dr. Shahjad sir for being a good listener and for being a good moderator for us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Hamid So, sir. Also. see you tomorrow with a very energetic, eminent speaker, Dr. Atul Preeti. I think he will deliver something about the DNA polymerases, some facts and notes. So I will see you. I will try to see you, all of you, tomorrow. Thank you. Okay. Stay safe and be at 11.